हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस शैलजा पवार आपके समक्ष बीएड फर्स्ट एवं थर्ड सेम के यूनिट 2 और 1 इसका एक टॉपिक ऑडियो विजुअल एड्स जिसे हम श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं वो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। चलिए दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री या विजुअल ऑडियो एड्स क्या होता है, उसका अर्थ हम देखेंगे, परिभाषा है। उसके अलावा सहायक शिक्षण सामग्री के जो प्रकार हैं जिसे हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ मटेरियल एड्स। सहायक सामग्री अच्छी जो है उसके गुण क्या होते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ गुड मटेरियल एड्स। सहायक सामग्री के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग यूज़ ऑफ मटेरियल एड्स, उपसंहार, कंक्लूजन आदि हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होता है। इसका अर्थ हम देख लेते हैं कि अर्थ आप देखते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध जो गणितज्ञ पाइथागोरस थे, उन्होंने अपने जो भी शिक्षण था उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का उन्होंने प्रयोग किया था। और 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध गणितज्ञ कॉमिनियस ने भी इसके बारे में लिखा था, श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में, कि हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जबकि हम अपनी पुस्तकों में चित्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। उनके विचार से ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में आँख और कान साथ साथ कार्य करते हैं, इसलिए हम इसे ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। ऑडियो मतलब होता है सुनना, विजुअल मतलब देखना। ऐसी सामग्री जिसे हम देखकर और सुनकर ग्रहण करते हैं, ऐसी सब सामग्रियों को हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए आप डेफिनेशन, कि आवर टीचिंग में बाय purposeful only when we use more pictures in our books. He was of the view that knowledge is gained through different senses in audiovisual aids. Eye and ear work together. ये अकॉर्डिंग टू कॉमिनियस के अनुसार है। उन्होंने यही कहा था कि ऑडियो विजुअल एड्स मतलब ऐसा एड जिसमें हम दोनों जो आपकी सेंस ऑर्गन है, जो कि आँख और कान, इनका प्रयोग करते हुए हम कोई भी चीज़ को ग्रहण करते हैं, वो सब चीज़ें क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सब श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः इसके 3 प्रकार होते हैं। ये देखते हैं कि पहला जो होता है दृश्य सामग्री जिसे हम विजुअल एड्स कहते हैं, दूसरा जो होता है श्रव्य सामग्री जिसे हम ऑडियो एड्स कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री जिसे हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। चलिए देखते हैं कि दृश्य सामग्री क्या होती है। दृश्य सामग्री यह वह सामग्री है जिसमें कोई भी दृश्य देखकर हम दृश्य देखने वाली जो इंद्रियां हैं, जैसे कि आँख आदि का प्रयोग करते हुए हम इसको सीखते हैं। इस प्रकार की सामग्री बालकों को देखकर सीखने में सहायता प्रदान करती है। और दीज एड्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ द सेंस ऑफ साइट। इसके अंतर्गत निम्न सहायक सामग्री सम्मिलित होती है, जैसे उदाहरण के लिए श्यामपट्ट जिसे हम ब्लैक बोर्ड या चाक बोर्ड कहते हैं, ये भी एक दृश्य सामग्री के अंतर्गत है। गणित के टीचर या साइंस के टीचर के लिए श्यामपट्ट बहुत आवश्यक है, तो ये एक दृश्य सामग्री या विजुअल एड्स के अंतर्गत आती है। चार्ट है, मॉडल है, ये सारी चीज़ें भी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा है आपका बुलेटिन बोर्ड और फिल्म पट्टिकाएँ जो होती हैं, फिल्म स्ट्रिप्स हैं, ग्राफ और रेखा चित्र जो होते हैं, गणित संबंधित जितने भी साहित्य हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी दृश्य सामग्री या आपका विजुअल एड्स के अंतर्गत आती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगली जो है वो एड, वो हम देखते हैं कि श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री जो होती है क्या है, जिसे हम बोलते हैं ऑडियो एड्स। श्रव्य सामग्री ऐसी सामग्री होती है जिसमें केवल श्रवण इंद्रियों अर्थात कानों का प्रयोग होता है। द एड्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग,
श्रव्य सामग्री में निम्नलिखित सामग्री आती हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, MP3, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम कोई भी शिक्षण सामग्री रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको क्लास में चला करके हम बच्चों को वो ऑडियो सुना करके और इसको सिखा सकते हैं। इस तरह से श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग देखिएगा किया जाता है। रेडियो में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं एजुकेशनल आकाशवाणी के द्वारा, तो वो सब भी आप बच्चों को बता सकते हैं। थर्ड है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसे हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। यहाँ पे ऑडियो भी है और विजुअल भी है, अर्थात कोई भी ऐसी सामग्री जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसके द्वारा ग्रहण करते हैं। और कहा गया है कि कोई यदि सामग्री को यदि हम बोल करके यदि करते हैं तो व्यक्ति जो है वह कुछ % ही ग्रहण करेगा। यदि वो देख करके कोई चीज़ को सीखता है तो वो कम से कम 50% यदि सीख पाएगा। लेकिन यदि हम उसको कोई भी शिक्षण सामग्री है उसको हम श्रव्य दृश्य दोनों के द्वारा यदि करें और वो उसकी व्यक्ति के या स्टूडेंट्स के कान आँख दोनों ऑर्गन का उपयोग करते हुए यदि वो ग्रहण करता है शिक्षण सामग्री को, तो वो 90% ग्रहण कर लेता है। इसलिए ऑडियो विजुअल एड्स जो रहता है में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक बच्चे को शिक्षण देने के लिए, और ये बहुत अच्छा टीचिंग एड होता है जिसके द्वारा आप रुचिकर टीचिंग दे सकते हैं, ताकि इसका इम्पैक्ट जो है वो बच्चे के दिमाग पर बहुत दिनों तक इसका प्रभाव रहता है। और इसके अंतर्गत आते हैं फिल्म आती हैं, जैसे दूरदर्शन है टेलीविज़न, उसमें भी बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं। ज्ञान दर्शन है आपका, दिल्ली दूरदर्शन के द्वारा भी बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं। उसके अलावा कक्षा जो फिल्म है आप क्लासरूम फिल्म्स भी बना सकते हैं। औद्योगिक फिल्म, किसी इंडस्ट्रियल का कोई मैन्युफैक्चरिंग होते हुए भी आप उसके फिल्म बना सकते हैं कोई प्रोडक्ट के। इसी तरह से विद्यालय द्वारा निर्मित फिल्म है, स्कूल मेड फिल्म है, समाचार संबंधी फिल्में होती हैं जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत कहलाती हैं। यदि PPT प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसमें ऑडियो यदि जोड़ दिया जाए तो वो भी एक प्रकार का आपका श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ सकता है। एक अन्य वर्गीकरण भी बताया गया है। सहायक सामग्री को हम और दूसरे तरीके से भी वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसको यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन करके बताया है कि श्रव्य दृश्य सामग्री जो है उसको 3 तरीके से फिर हम बांट सकते हैं। एक प्रक्षेपित सामग्री जिसे हम प्रोजेक्टेड एड्स कहते हैं, इसी तरह से अप्रक्षेपित सामग्री मतलब नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, और तीसरा होता है प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस या फिर हम मोस्ट इफेक्टिव एड्स कहते हैं। तो अब इसको आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि भाई प्रक्षेपित सामग्री क्या होती है। प्रोजेक्शन, ऐसी सामग्री जिसको हम प्रोजेक्शन करते हैं, है ना, आपको पर्दे पे प्रोजेक्ट करके और फिर हम पढ़ाते हैं, उसे हम प्रोजेक्टेड सामग्री कहते हैं। इसी तरह से आपका नॉन प्रोजेक्शन यदि सामग्री देखा जाए तो नॉन प्रोजेक्शन सामग्री में क्या आ सकता है? नॉन प्रोजेक्शन में आपका आ सकता है कि ऐसी सामग्री जिसे हम प्रक्षेपित नहीं कर सकते, जैसे कि उदाहरण के लिए ब्लैक बोर्ड है आपका, चार्ट मॉडल, ये सब क्या है नॉन प्रोजेक्शन के अंतर्गत आएगा। और प्रक्षेपित उसका उदाहरण मैं नहीं बता पाई, लेकिन प्रक्षेपित में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। आप जैसे कोई स्लाइड दिखा रहे हैं, है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा कोई चीज़ आप समझा रहे हैं, ठीक है, पिक्चर के द्वारा, फिल्म के द्वारा आप कोई चीज़ें बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बता रहे हैं, तो ये सारी प्रक्षेपित या प्रोजेक्टेड, जिसमें प्रोजेक्शन किया जाता है पर्दे पे, ये सामग्री जो रहती है वो प्रक्षेपित सामग्री कहलाती है। और इसी तरह से प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री मतलब आप स्टूडेंट्स को कहीं आप फील्ड में ले जाते हैं और कोई इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनते हुए आप दिखाते हैं लाइव, है ना। इसी तरह से आप भ्रमण के लिए, शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं और उसके द्वारा आप बताते हैं लाइव कोई घटना को होते हुए, तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी, या प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो ये सब प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि एडगर डेल ने इसी सामग्रियों को कितने अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके एक कोन का आकार दिया और इसे कहा कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो कोन का आकृति दिया, मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, पर कई बुक में उसमें कोन के रूप में उसको दिखाया गया है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सहायक सामग्री को हम कोन कैसे होता है, यदि हम ट्रायंगल का नोक ऊपर की तरफ रखें और बेस जो है वो नीचे की ओर हो, तो इस तरह से इसका क्रम हम जमा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या होगा, हम जब क्लास में कोई लेक्चर देते हैं तो शब्द का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है,
तो वो जो है वो प्रभावित तो होता है, लेकिन अब उसका क्रम देखिए, वो अप्रक्षेपित सामग्री से ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। तो अप्रक्षेपित सामग्री शब्दों से भी ज़्यादा बेहतर होगी। जैसे हम बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टेड सामग्री, जैसे हम ब्लैक बोर्ड में कोई चीज़ लिख के बता रहे हैं, आपको चार्ट मॉडल के द्वारा बता रहे हैं, तो ये अप्रक्षेपित सामग्री है, ये शब्दों से भी ज़्यादा असर करती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रक्षेपित सामग्री क्या है। तो प्रक्षेपित सामग्री के द्वारा जब हम शिक्षण देते हैं तो वो अप्रक्षेपित सामग्री से भी ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि उसमें प्रोजेक्शन के द्वारा वो एक्टिविटी को करते हुए बताया जाता है, वो बच्चों पे उसके दिमाग पर बहुत स्थायी प्रभाव छोड़ता है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि हम प्रक्षेपित सामग्री से भी ज़्यादा यदि देखा जाए प्रभावी जो चीज़ है वो प्रत्यक्ष अनुभव सा होता है, जिसमें हम लाइव बच्चे को बिल्कुल किसी इंडस्ट्री में, किसी पर्यटन स्थल पे ले जा करके उनको उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं लाइव। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रत्यक्ष सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है, प्रत्यक्ष अनुभव सहायक सामग्री। और इसमें आप प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, वो भी उनको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, कोई प्रोजेक्ट देते हैं वो भी आपके प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री के अंतर्गत आता है। इस तरह से इसको एक ट्रायंगल के रूप में भी आप इसको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब यहाँ पे हमने तो बता ही दिया था कि प्रक्षेपित जो सामग्री थी उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। वो है फिल्म पट्टिका प्रक्षेपण, जिसे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट कहते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर SLW बोलते हैं, चित्र विस्तारक जिसे एपेटाइस्कोप कहते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसे OHP कहते हैं, है नी। इसमें भी क्या होता है, एक पर्दा होता है और एक एपरेटस से वहाँ से लाइट निकलती है और जो भी प्रोजेक्शन सामग्री वो प्रोजेक्ट होती है बड़े पर्दे पर, और बड़े पर्दे से आप पूरी क्लास में कितने भी बच्चे बैठे हों, यदि 100 से भी ज़्यादा, उनको भी आप उसमें अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP। इसके द्वारा भी शिक्षण दिया जाता है। चलचित्र या अच्छी एजुकेशनल फिल्म भी दिखाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम 3 इडियट बच्चों को ले गए थे और स्कूल के बच्चों को, और वो देखते हैं तो उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने मिलती है। और लूप है, इसके द्वारा भी हम प्रक्षेपित सामग्री के द्वारा भी शिक्षण दे सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है अप्रक्षेपित सामग्री, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। इसमें हम देखते हैं कि शामपट या चाक बोर्ड है, ये सब चीज़ें हैं, इसमें प्रक्षेपण नहीं होता है। चार्ट मॉडल, सूचना बोर्ड है, डायोरामा है, ये सारी चीज़ें जो है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री, जिसे हम क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, CCTV आजकल घर घर में लगा है नहीं, जिसके द्वारा लाइव आप कोई भी ऐसे एक्टिविटी कर रहा है उसको आप देख सकते हैं। प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, और प्रयोजना जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। कॉलेजों में, स्कूलों में प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाता है, जिससे बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव होता है कोई चीज़ को बनाने करने का। तो इस तरह से भी हम बच्चों को शिक्षण दे सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अच्छी सहायक सामग्री के कौन कौन से गुण होने चाहिए। क्वालिटीज़ ऑफ गुड मटेरियल एड्स, तो हम देखते हैं कि सहायक सामग्री बहुत सुंदर, आकर्षक और रुचिकर होना चाहिए। उसके अलावा सहायक सामग्री जो है बहुत अधिक महंगी नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी सरकारी स्कूलों में इतने एपरेटस नहीं दिए जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में एक गणित और साइंस के टीचर को कोशिश करना चाहिए, सोशल के भी टीचर को कोशिश करना चाहिए कि वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, उस वेस्ट मटेरियल, खड्डा है, खोखा है, कार के डंपर हैं, इनके द्वारा आप खुद अपना सामग्री बना सकते हैं टीचिंग एड, और उसके द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रयुक्त सहायक सामग्री इतनी स्पष्ट और बड़ी होनी चाहिए ताकि वो पीछे भी बच्चे बैठे हों उनको भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सहायक सामग्री बालकों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, उनके बुद्धि, उनके आयु, उनके अनुसार होनी चाहिए। सहायक सामग्री पाठ की आवश्यकता और उद्देश्यों के अनुकूल ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है हम देखते हैं सहायक सामग्री के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए। तो प्रिकॉशन रिगार्डिंग यूज ऑफ मटेरियल एड्स, यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ तक हो सके स्वनिर्मित सहायक सामग्री ही हमको प्रयोग में लाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि कम लागत में हम अच्छा इफेक्टिव टीचिंग दे सकें। वास्तविक एवं क्रियाशील होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित करके प्रदर्शन करना चाहिए, बालकों को उनकी आवश्यकताओं, रुचियों एवं स्तर के अनुसार होनी चाहिए, और कम खर्चीली होनी चाहिए। ये सब प्रिकॉशन है जिसको ध्यान में रखते हुए हमको टीचिंग एड का प्रयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट है, अब आपको धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि मैंने ये टॉपिक आपको जो समझाया तो अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह से यदि आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मैं अब अगली बार नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।